हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं फिर लेकर के आ रहा हूं आपको फिजिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। ये हमारा सीएससी बोर्ड एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 11 है। ठीक है, ये क्लास 11 के लिए हमारा आज का वीडियो है। ठीक है, तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, देखिए सबसे पहले कोई भी चैप्टर पढ़ा जाता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, चैप्टर का जो टर्म है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, कि वो क्या सेंस दे रहा है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो हमारा एक और ये हो गया डायनेमिक्स, यानी थर्मोडायनेमिक्स जो हमारा चैप्टर का नाम है ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक है थर्मो और एक है डायनेमिक्स। ठीक है ना, थर्मो जहां किसको रेफर कर रहा है, ये हीट को रेफर कर रहा है। किसको रेफर कर रहा है, हीट को। डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, तो डायनेमिक्स का मतलब होता है हमारा मोशन। ठीक है, मोशन है ना। और मोशन हम लोगों ने क्या किया है, पढ़ लिया है मैकेनिक्स में। और मोशन में ही हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वर्क। इसका मतलब है कि यहाँ पे डायनेमिक्स का मतलब मोशन है, तो एक तो लिटरली मीनिंग यहाँ पे ये निकल रहा है कि हीट ट्रांसफर, हीट का मोशन, है ना। एक तो ये निकल रहा है, दूसरा क्या निकल रहा है, ध्यान से देखिए। हीट मोशन का मतलब यहाँ पे हम वर्क से भी समझ सकते हैं। ठीक है कि नहीं, क्योंकि वर्क के लिए मोशन रिक्वायरमेंट है ना। आपने पढ़ा है कि अगर हम फोर्स लगाएं और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कर दें तो साइंटिफिकली हम क्या कहते हैं कि हमारा वर्क प्रोसीड हो गया, वर्क हो गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि अगर मोशन है तो इसका मतलब वर्क होगा। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स का यहाँ दो सेंस निकल रहा है। हीट मोशन का मतलब ट्रांसफर या हीट फ्लो। दूसरा क्या निकल रहा है, हीट से वर्क। ठीक है, हीट से वर्क का क्या मतलब है, यानी हम हीट के हेल्प से वर्क परफॉर्म करने की बात कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं, तो इस तरीके से थर्मोडायनेमिक्स आपको एक हल्का सा आइडिया दे रहा है इस चैप्टर के बारे में कि हम इस चैप्टर में आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तो हम ने बोला था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स हैं इस थर्मोडायनेमिक्स में कि बिना उसको समझे जो है हम इस चैप्टर को आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट लॉ हो, सेकंड लॉ हो। ठीक है कि नहीं, इसका मतलब है कि हमें चलना पड़ेगा एकदम शुरुआत से। ठीक है, ताकि आपको एक एक चीज, एक एक टर्म फिजिक्स का अच्छे से समझ में आ जाए और ये टॉपिक होल सोल आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट दे जाए। ओके, तो सबसे पहले हम इसी थर्मोडायनेमिक्स टर्म को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, तो थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, बेसिकली कहें तो साइंस के स्थान पे आप फिजिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स इज द पार्ट ऑफ साइंस, हम लोग स्पेशली फिजिक्स में पढ़ रहे हैं ना, तो हम ऐसे बोल सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, या कहो थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द रिलेशन। हम यहाँ पे रिलेशन की स्टडी करते हैं, किसके किसके बीच में रिलेशन, हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड एनर्जी। यहाँ एनर्जी का लिटरली क्या मीनिंग निकलेगा, इंटरनल एनर्जी। ठीक है कि नहीं, तो यहाँ पे मैंने साथ में सबको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी यहीं पे मेंशन कर दिया है। हीट को हम क्यू से, वर्क को कैपिटल डब्ल्यू से, टेम्परेचर अगर हम केल्विन में कर रहे हैं तो कैपिटल टी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात हो रही है। और अगर हम कॉमन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो स्मॉल टी में। ठीक है, एंड एनर्जी का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी, जहां इंटरनल एनर्जी को हम कैपिटल यू सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम करेंगे क्या, रिलेशन मेंटेन करेंगे, रिलेशन देखेंगे किनके किनके बीच, हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड एनर्जी। ठीक है, टेम्परेचर बेसिकली आपको पता है इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द हीट फ्लो। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर हीट के अंदर ही काउंट हो जाएगा। तो अगर हम टेम्परेचर को थोड़ी देर के लिए लीव कर दें तो हमारे पास बचता क्या है फिर, हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब है कि थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली एक रिलेशन देखता है, एक रिलेशन सेट करता है किनके किनके बीच, हीट, वर्क एंड एनर्जी। एनर्जी का मतलब इंटरनल एनर्जी। ठीक है कि नहीं, इसका मतलब है कि हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं
to study the relation between thermodynamics is the study the relation between, सिंबल के टर्म्स में लिखते हैं क्योंकि हम तो सिंबल यहाँ पे शो कर चुके हैं, स्टडी द रिलेशन बिटवीन हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या करता है, डील करता है या स्टडी करता है, ठीक है, या इस ब्रांच के अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं रिलेशनशिप को, किनके किनके बीच ये रिलेशनशिप होना चाहिए, हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। ठीक है कि नहीं। इसका मतलब है कि अगर हम कहें कि थर्मोडायनेमिक्स में हो क्या रहा है या थर्मोडायनेमिक्स में हमें करना क्या है या पढ़ना क्या है, तो थर्मोडायनेमिक्स एक तरीके से क्या है कि हीट से वर्क, ठीक है, हीट से वर्क कराने का एक रास्ता दे रहा है। ठीक है, हीट से हम हीट दे करके उससे कैसे वर्क परफॉर्म करा लें, ठीक है कि नहीं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे करने की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है कि नहीं। तो एक तरीके से हम कहेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स कुछ और नहीं है, हीट टू वर्क का एक प्रोसेस है, एक खेल है समझ लो, ठीक है कि नहीं। टू हीट टू वर्क का खेल कह दो आप ना, खेल का मतलब है ये एक प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ खेल की भाषा में इसलिए करें ताकि आपको थोड़ा सा इसको पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगे और आप क्या कर सकें, इनको अच्छे से समझ सके, ठीक है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या है, हीट टू वर्क का खेल है। इसका मतलब है कि हमारा यहाँ पे मेन मोटो क्या रहेगा कि हीट से वर्क कैसे परफॉर्म कराया जाए, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा मेन मोटो है इस चैप्टर का, ठीक है। पर यहाँ तक इतनी आसानी से बोल दिया, उतनी आसानी से पहुंच थोड़ी ना जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, रिलेशन है बिटवीन हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, ठीक है कि नहीं। पर इतनी आसानी से हम इसको हीट से वर्क नहीं पहुंच पाएंगे, इसके लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स जानने होंगे। तो आइए फिर हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में चल रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स देखेंगे, बेसिकली 7-8 बेसिक टर्म्स हैं। तो उनको समझने के बाद फिर हम कुछ लॉज देखेंगे। बेसिकली आपको पता है कि थर्मोडायनेमिक्स में 3 लॉज हैं, नहीं जानते हैं तो अब जान लीजिए कि 3 लॉज हैं, ठीक है। लॉज की स्टार्टिंग हम 0 से करते हैं, ठीक है। वैसे पहले आया था फर्स्ट लॉ, फिर सेकंड लॉ, फिर 0th लॉ आया था, ठीक है। पर 0th लॉ की रिक्वायरमेंट पहले होती है, इसलिए हम उसको पहले पढ़ते हैं। तो 0th लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, ठीक है कि नहीं। तो 3 लॉज और थर्मोडायनेमिक्स हैं, तो हम एक एक करके उनकी स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले बेसिक टर्म्स, ओके। तो चलिए हम देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। तो हमें 7 से 8 जो है इम्पॉर्टेंट टर्म्स देखने हैं, जिसमें से हम एकदम बेसिक से इम्पॉर्टेंट टर्म्स को लेते हुए चलते हैं, क्योंकि हर एक टर्म जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम उन टर्म्स का इस्तेमाल यूज नहीं कर पाएंगे इस थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि सिस्टम किसे कहते हैं, ठीक है। बात तो हम यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम की करेंगे, तो ये सिस्टम होता क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, सिस्टम का मतलब क्या होगा कि देखिए 2 चीजें होंगी, एक तो हमारा सिस्टम होगा, देखिए साथ में हम सराउंडिंग भी समझ लेते हैं, एक सिस्टम होगा, एक सराउंडिंग्स होगा, ठीक है कि नहीं। सिस्टम का कहने का मतलब यहाँ पे होगा कि एक क्लोज्ड बाउंड्री होगी चारों तरफ से, ठीक है, और उसके अंदर कोई पर्टिकुलर मैटर, स्पेशली हम इस चैप्टर में गैस को डील करेंगे, तो मैटर का मतलब यहाँ गैस है, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट में गैस या मैटर उसके अंदर होगा, ठीक है। तो एक क्लोज बाउंड्री होगी, तो वो बाउंड्री कर क्या रही है, इसका मतलब है वो बाउंड्री सराउंडिंग्स से उस मैटर यानी गैस को एकदम सेपरेट कर रही है, ठीक है कि नहीं। तो सिस्टम क्या होगा, तो सिस्टम
एक क्लोज्ड सरफेस होगा, आप इसको क्लोज्ड बाउंड्री भी कह सकते हैं, ठीक है कि नहीं, विच हैज अ, और जिसके अंदर क्या होगा, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मैटर। मैटर का मतलब यहाँ पे हम थर्मोडायनेमिक्स में स्पेशली इस चैप्टर में हम गैस को डील करेंगे, तो एक फिक्स्ड अमाउंट में गैस होगा, ठीक है। तो एक क्लोज्ड बाउंड्री या क्लोज्ड सरफेस जिसके अंदर फिक्स्ड अमाउंट में गैस होगा, तो ऐसे पूरे क्लोज्ड बाउंड्री या क्लोज्ड सरफेस से घिरा हुआ वो पूरा का पूरा जो हमारा पार्ट होगा उसे हम सिस्टम वर्ड से डिनोट करेंगे। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पे बेसिकली जब भी आपको अगर इमेजिन करना है तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ ऐसा कोई क्लोज्ड बाउंड्री है, ठीक है, चारों तरफ से, और इसके अंदर क्या है हमारा एक फिक्स्ड अमाउंट में मैटर यानी गैस यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो बाहर से देखिए ये पूरा का पूरा जो गैस है ये मैटर है, डिस्कनेक्ट हो गया ना, तो ये क्लोज्ड बाउंड्री और ये गैस पूरा मिलकर के क्या बना रहे हैं, हमारा सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं। तो पर ये तो हम इस वर्डिंग के आधार पे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर जब भी आपको इस तरीके की बात करेंगे तो एक हम प्री डिफाइंड सिस्टम माइंड में लेते हुए चलेंगे। वो क्या होगा हमारा, ये पिस्टन बेस्ड सिस्टम होगा। पिस्टन बेस्ड सिस्टम मतलब जैसे ये कोई क्या कहता है मूवेबल वॉल है, ठीक है कि नहीं, ये क्या है, ये हमारा फिक्स्ड वॉल है, इस फिक्स्ड वॉल के साथ जो है ये एकदम कांटेक्ट में रहते हुए अप एंड डाउन ये मूव करेगा। ये सिलेंड्रिकल है, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल हमारा क्या है सिस्टम है, जिसमें ये पिस्टन मूवेबल वॉल जो है इसको हम पिस्टन बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। तो अब से मूवेबल वॉल ना बोल करके इसको क्या बोलेंगे, पिस्टन, ठीक है। जबकि ये हमारे क्या है फिक्स्ड वॉल है, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल है। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा क्या कहलाएगा, सिस्टम, जिसके अंदर क्या है एक फिक्स्ड अमाउंट में हमारा गैस इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टम बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिस्टम। सिस्टम के बाहर का वो सारा चीज जो इस पे इफेक्ट डाल सकता है ना, हर वो चीज जो इस सिस्टम से बाहर है और इस पे इफेक्ट डालने की क्षमता रखता है, हर वो चीज को हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग्स कहेंगे। तो इस तरीके से हमारा दूसरा टर्म्स भी आ गया। देखिए देखते हैं क्या बोलते हैं, तो करें एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम, हर वो चीज जो सिस्टम से बाहर है। सिस्टम क्या है, क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो फिक्स्ड अमाउंट में गैस या मैटर है उस पूरे को क्या करते हैं हम सिस्टम करते हैं। और हर वो चीज जो सिस्टम से बाहर है बट अंडर कंसीडरेशन है, ठीक है कि नहीं। अंडर कंसीडरेशन है का मतलब कि हम उसको सिस्टम को लेकर कंसीडर करेंगे, यानी वो सिस्टम पे इफेक्ट डाल सकता है या सिस्टम से इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, यानी सिस्टम उस पर इफेक्ट डाल सकती है ऐसा। तो हम उन सारे चीज को यहाँ पे सराउंडिंग्स डील करेंगे, ठीक है, सराउंडिंग्स के टर्म्स में डिफाइन करेंगे। याद रखिएगा सराउंडिंग्स हम उसी को बोलेंगे जिसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा सिस्टम पर या सिस्टम का डायरेक्ट इफेक्ट होगा उस पर। क्लियर है कि नहीं। तो ये डायरेक्ट इफेक्ट टर्म्स को अच्छे से ध्यान में रखिए कि हर वो चीज जिसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा सिस्टम पे या कहिए सिस्टम का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा उस पर, हर वो चीज को हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग्स कहेंगे। क्लियर हो गया, ये हमारा सेकंड टर्म्स हो गया। अब सिस्टम हमने समझ लिया, तो सिस्टम में एक और टर्म निकल करके आता है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब होता है, देखिए कोविड में हम लोगों ने आइसोलेशन टर्म खूब ज्यादा इस्तेमाल किया है ना। आइसोलेशन का मतलब क्या होता था वहां पे कि किसी भी बंदे को अगर कोविड हो गया है तो उसको हम क्या कर देते थे, बाकी लोगों से एकदम कट कर देते थे, मतलब न कोई उसके संपर्क में आएगा न वो किसी और के संपर्क में आएगा, है ना। इसका मतलब है आइसोलेटेड का मतलब होता है कि पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट कर देना, है कि नहीं, ना कोई चीज अंदर से बाहर जाएगी ना कोई चीज बाहर से अंदर आएगी। तो ठीक वही चीज सिस्टम पे देखिए अपनाते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि अगर सराउंडिंग्स जो है उसका सिस्टम पे, सराउंडिंग्स कौन सा लेना है, किसी सिस्टम का सराउंडिंग, जैसे ये हमारा पिस्टन है तो इसके चारों ओर का ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग्स कहेंगे, ठीक है कि नहीं। तो किसी भी सिस्टम का जो सराउंडिंग्स होता है उसका जब सिस्टम पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है, जब सराउंडिंग्स का सिस्टम पर कोई इफेक्ट ना पड़े, या आप ऐसे कर सकते हैं सिस्टम का सराउंडिंग्स पे कोई इफेक्ट ना पड़े, ऐसा भी होगा, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे, ठीक है कि नहीं।
तो आइसोलेटेड सिस्टम में होता क्या है कि इसमें कोई भी टाइप का एक्सचेंज नहीं होगा, ना तो मैटर का एक्सचेंज होगा सराउंडिंग्स के साथ और न ही एनर्जी का एक्सचेंज होगा, यानी सराउंडिंग्स और सिस्टम आपस में पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट होंगे, न तो मैटर और न ही एनर्जी का इधर से इधर ट्रांसफर होगा या अंदर से बाहर होगा। क्लियर है? तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम। ये बातें समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने 3 टर्म्स को देख लिया, सिस्टम, सराउंडिंग्स एंड आइसोलेटेड सिस्टम। आइए हम लोग चलते हैं अपने बाकी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। आइए हम लोग अपने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थर्मोडायनेमिक सिस्टम पे चलते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने 3 पॉइंट्स देख लिया है। 3 पॉइंट्स कौन कौन से थे? सबसे पहले हम लोगों ने सिस्टम को समझा था, ठीक है। सिस्टम के साथ साथ हम लोगों ने सराउंडिंग्स को समझा, सराउंडिंग्स के बाद हम लोगों ने फिर आइसोलेटेड सिस्टम देखा, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसे कहेंगे? देखो सिस्टम टर्म यहाँ भी लगा है, इसका मतलब है कि सिस्टम का तो जो डेफिनेशन है वही रहेगा, है ना, चाहे वो कहीं पे भी हम इस्तेमाल करें, चाहे आइसोलेटेड सिस्टम में करें, थर्मोडायनेमिक में करें, सिस्टम का तो वही डेफिनेशन होगा कि एक क्लोज बाउंड्री होगी, उसके अंदर फिक्स्ड अमाउंट में मैटर होगा यानी गैस होगा, ठीक है कि नहीं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसे कहेंगे? तो याद रखिएगा वो सिस्टम जो किसी स्टैंड ऑफ टाइम पे अगर हम उस सिस्टम को देखें, ठीक है, उस सिस्टम को देखें मतलब उसके स्टेट को देखें, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम में क्या होगा, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो उसका स्टेट है उसको अगर हम कंप्लीटली डिफाइन करें, किसके हेल्प से? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर्स के हेल्प से, ठीक है कि नहीं। तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है क्या? ये हमारे जो है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, वो हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। बस ये याद रख लीजिए कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये सब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिक्स में इस्तेमाल हो रहा है ना, इसलिए इसको थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स बोलेंगे, ठीक है कि नहीं। तो जब हम किसी सिस्टम को या कहीं किसी सिस्टम के स्टेट को किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से अगर हम पूरी तरीके से डिफाइन कर दे या कर सके तो हम ऐसे सिस्टम को क्या कहेंगे? थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होगा? थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज अ सिस्टम एट एनी स्टैंड हुज स्टेट कैन बी कंप्लीटली डिफाइंड बाय प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है कि नहीं। प्रेशर को हम कैपिटल पी, वॉल्यूम को वी और टेम्परेचर को हम कैपिटल टी से इस्तेमाल यूज करेंगे, शो करेंगे, ठीक है ना। टेम्परेचर स्मॉल टी से भी हम डिग्री सेल्सियस में कर सकते हैं, पर हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, हम लोग स्टूडेंट हैं, दैट्स वाई बिना कहे हमें साइंटिफिक फिजिकल क्वांटिटी कैपिटल टी इस्तेमाल करना होगा, ठीक है कि नहीं। अच्छा, इसके अलावा और भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, पर हमको बेसिकली प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से अगर हम किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे किसी भी सिस्टम के स्टेट को अगर पूरी तरह डिफाइन कर सकते हैं, कर दें, तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाने लगेगा? थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है कि नहीं। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? अभी मैंने बताया कि हम क्या कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स या कहो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सिस्टम को, थर्मोडायनेमिक सिस्टम को समझ रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, या कहो ऐसे सिस्टम के बिहेवियर को समझ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे वो पैरामीटर्स जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बिहेवियर को स्टडी करने में हेल्प करते हैं, ऐसे पैरामीटर्स को हम क्या कहेंगे? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहेंगे, ठीक है बेटा। देख लीजिए, द पैरामीटर्स रिक्वायर्ड टू स्टडी द बिहेवियर, याद रख लीजिएगा। तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स एक पैरामीटर्स है जो बिहेवियर स्टडी करने के लिए जरूरी है। किसका वेरिएबल? बिहेवियर। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है, ठीक है। तो किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बिहेवियर को स्टडी करने वाले पैरामीटर्स को हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में कौन कौन से हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर अभी हमने ऊपर देखा है, ठीक है। पर इनके अलावा मास, कंपोजिशन, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये बेसिकली मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं। ये कैसे वेरिएबल्स हैं? मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। ये मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स है, यानी बड़े लेवल पे हम ऐसे वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे, वास्ट लेवल पे जब हम बात करने लगते हैं तो ऐसे टर्म्स का भी इस्तेमाल होना चालू हो जाता है। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, गैसियस लेवल पे, मॉलिक्यूल, एटम के लेवल पे जा करके चीजों को समझेंगे। तो माइक्रोस्कोपिक है, तो माइक्रोस्कोपिक के लिए अभी हमें केवल प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की ही रिक्वायरमेंट है बेसिकली इस चैप्टर के लिए। ओके,
ठीक है, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है बेटा, इक्वेशन ऑफ स्टेट हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इक्वेशन ऑफ स्टेट का मतलब क्या, देख एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आप मैथ्स पढ़ के आए हैं क्लास 10th में, तो इक्वेशन का मतलब हमेशा याद रखिएगा रिलेशन होता है, ठीक है ना, दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम मैथमेटिकली जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम इक्वेशन कहते हैं, ठीक है ना, जैसे F इज इक्वल टू एम, ठीक है कि नहीं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन है नहीं, ठीक है कि नहीं। तो जब हम किसी दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं तो मैथमेटिकली हम उसको इक्वेशन करते हैं, ठीक है ना। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसके स्टेट को जब हम इन वेरिएबल्स प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ठीक है, इनके साथ मैथमेटिकली रिलेट करेंगे तो हम उसे कहेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट। ओके, तो किसी स्टेट का जब हम क्या करें, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के स्टेट का, किसी भी स्टेट का हम क्या करें, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म्स में रिलेशन स्टेब्लिश करें तो हम कहेंगे कि वो क्या है, तो वो है इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो देख लीजिए, द रिलेशन बिटवीन, इट इज, इक्वेशन एक रिलेशन शो करता है किसके किसके बीच में, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बीच में। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कैसे, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है, फॉर अ गिवन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है, तो उससे हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट। जैसे हमारे पास अगर आइडियल गैस ले, आइडियल गैस को देखिए हम परफेक्ट गैस कहते हैं, पर आपको पता है डेली लाइफ में तो कोई भी चीज आइडियल है, पर हम आइडियल गैस के लिए अगर हम देखें तो आइडियल या परफेक्ट गैस के लिए जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट है या आइडियल गैस इक्वेशन हम इसको बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या है हमारे पास, पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी, ठीक है कि नहीं, जहां म्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है कि नहीं, और आर क्या है हमारा, आर तो गैस, आइडियल गैस कांस्टेंट है ना, जिसकी वैल्यू क्या होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये आइडियल गैस कांस्टेंट है, याद रहेगा। और ये क्या है, म्यू, नंबर ऑफ मोल। कई किताबों में इस म्यू के स्थान पे हम स्मॉल एन सिंबल भी इस्तेमाल करते हैं, इस म्यू के स्थान पर क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, स्मॉल एन सिंबल, तो एन का मतलब भी नंबर ऑफ मोल्स होगा। ओके बेटा, ठीक है, अभी हम टोटल 6 पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं, दो तीन और हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इस लेक्चर के लिए खासतौर से मैं अपने दो चार बच्चों का नाम लूंगा जो क्या कहता है मतलब काफी उनकी डिमांड थी, जैसे हमारे पास हैं आंचल चौधरी और शाश्वत मिश्रा, ये लोग तो स्पेशली क्या कहता है फोन करके जो है इस चीज को कह रहे हैं कि सर आप वीडियो भेजिए, तो बस किए जा रहे हैं उनको भेजने के लिए, ठीक है। इसको अच्छे से समझ करके इसको नोट करते हुए चलिए जाएगा, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं, लिखते हैं उसको। ओके, ओके बेटा, तो आइए हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर चलते हैं, एडियाबैटिक वॉल, या आप इसको इंसुलेटेड वॉल भी कर सकते हैं। इंसुलेटेड मतलब इंसुलेटर, इसका मतलब है कि एडियाबैटिक वॉल कैसे बिहेव करेगा, एक इंसुलेटर की वॉल की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो एडियाबैटिक वॉल को हम इंसुलेटेड वॉल भी कई बार टर्म्स इस्तेमाल कर सकते हैं, पर थर्मोडायनेमिक सिस्टम में बेसिकली एडियाबैटिक वॉल टर्म इस्तेमाल होता है, पर ये भी होता है, आपको दोनों को समझ के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो नाम से ही क्लियर हो गया होगा, इससे बेसिकली इससे तो नहीं क्लियर हो रहा होगा, लेकिन अभी क्लियर हो गया होगा जब हमने कहा कि दोनों सेम है। तो ठीक है, तो एडियाबैटिक या इंसुलेटेड वॉल क्या होते हैं, जो डज नॉट अलाउ, ठीक है, जो कि अलाउ ही नहीं करेंगे फ्लो ऑफ हीट, ठीक है कि नहीं। तो अगर क्या करें, दो चैम्बर ले लें, ठीक है, या दो सिस्टम ले लें और दो सिस्टम के बीच में हम एक ऐसी वॉल रखें जो कि इंसुलेटेड वॉल हो, यानी एडियाबैटिक वॉल हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, उन दोनों सिस्टम के बीच में या उन दोनों चैम्बर के बीच में क्या होगा, हीट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो वॉल कैसा है, इंसुलेटेड है, ठीक है। इंसुलेटेड वॉल होगा तो वो गुड कंडक्टर तो नहीं होगा ना हीट फ्लो के लिए, तो इस कारण से क्या कहेंगे हम, ऐसे वॉल को एडियाबैटिक वॉल या इंसुलेटेड वॉल। तो दैट वॉल विच डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ हीट इज नोन एज एडियाबैटिक वॉल और एन इंसुलेटेड वॉल। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो दूसरा कैसा वॉल होगा हमारे पास, एक कंडक्टिंग वॉल होगा, यानी कंडक्टिंग वॉल मतलब वो कंडक्ट कराएगा हीट को, यानी
एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम या एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में हीट को फ्लो कराएगा। एक चीज जरूर याद रखिएगा कि हीट फ्लो के लिए टेम्परेचर डिफरेंस मस्ट है, यानी एक सिस्टम या एक चैम्बर का टेम्परेचर हाई होना चाहिए तो दूसरे का क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा और टेम्परेचर डिफरेंस में हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ही हमेशा हीट फ्लो होगा, ठीक है कि नहीं। ये कंडीशन तो फुलफिल होनी ही चाहिए, तभी आप इस टॉपिक की बात कर सकते हैं। तो डायथर्मिक वॉल या कंडक्टिंग वॉल, डायथर्मिक का मतलब जो वॉल कंडक्ट कराए, ठीक है कि नहीं, यानी हीट फ्लो को क्या करे, कंडक्ट कराए, यानी हीट फ्लो होने दे, रोके नहीं, ठीक है। तो डायथर्मिक वॉल उसे कहते हैं या कंडक्टिंग वॉल कहते हैं। तो दैट वॉल विच अलाउज द फ्लो ऑफ हीट, ठीक है। तो वो वॉल जो हीट फ्लो होने दे, रोके नहीं, ठीक है ना, इंसुलेटर का काम न करे, ठीक है। तो ऐसे वॉल को क्या कहेंगे हम, डायथर्मिक वॉल या कंडक्टिंग वॉल कहेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं, ठीक है। अब बेसिकली इन दोनों वॉल की जरूरत हमें अभी पड़ेगी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने में, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट, और ये हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम समझने से पहले हम, थर्मल का मतलब यहाँ पे है टेम्परेचर से, थर्मल का मतलब किससे है, टेम्परेचर, ठीक है। और टेम्परेचर क्या है हमारा, एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है हमारा, केल्विन है ना बेसिकली उसको हम थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी कहते हैं, है ना। तो टेम्परेचर क्या है हमारा, यहाँ पे थर्मल टर्म से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा, दो या दो से अधिक सिस्टम्स होंगे और उनके बीच में क्या होगा हमारा जो टेम्परेचर होगा दोनों सिस्टम का या दोनों चैम्बर का, वो क्या होगा, सेम होगा। अच्छा सोचिए, जब टेम्परेचर सेम होगा, अभी हमने इससे पहले बताया कि अगर टेम्परेचर सेम हो गया तो डिफरेंस क्या हो गया दोनों के बीच का, जीरो। ऐसे केस में हीट फ्लो नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। तो चाहे वो वॉल कंडक्टिंग या डायथर्मिक वॉल ही क्यों ना हो, ठीक है, तब भी हीट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि उनके बीच में दो सिस्टम या दो चैम्बर के बीच में, जिनके बीच में वो डायथर्मिक वॉल है, उनके बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है ना। तो जब टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होता है तो ऐसे कंडीशन को या ऐसे स्टेट को कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ टू सिस्टम्स या टू बॉडीज where there is no heat flow between them because of their equal temperatures, ठीक है, क्योंकि उनके टेम्परेचर्स इक्वल होते हैं और इक्वल टेम्परेचर्स में टेम्परेचर डिफरेंस क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस अगर हो गया जीरो तो इसका मतलब हो गया कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम का स्टेट होगा और उसमें हीट फ्लो नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। टेम्परेचर क्या होता है, तो टेम्परेचर किसी भी बॉडी का ये बताता है कि वो बॉडी कितनी हॉट या कितनी कोल्ड है, ठीक है कि नहीं। तो टेम्परेचर बेसिकली एक फिजिकल क्वांटिटी है एंड इट टेल्स दैट हाउ मच एनी बॉडी इज कोल्ड और हॉट, ठीक है। तो हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करता है बेसिकली, ठीक है कि नहीं। तो इट इज टेम्परेचर मेजर्स द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी बॉडी, ठीक है कि नहीं। तो टेम्परेचर अगर आपको क्लियर है, वो तो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में देख लिया था। तो यहाँ पे हम बेसिकली थर्मल इक्विलिब्रियम को फोकस कर रहे हैं। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि अगर एडियाबैटिक वॉल लगा है तब तो थर्मल इक्विलिब्रियम हो चाहे ना हो, हीट का फ्लो तो ऐसे नहीं होगा क्योंकि वो इंसुलेटेड वॉल है। लेकिन अगर डायाथर्मिक या कंडक्टिंग वॉल है और वहां पे अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब दोनों चैम्बर्स या दोनों सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, सेम है। तो ऐसे केस में याद रखिएगा क्या होगा, हीट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं एक फिगर के माध्यम से। ये लीजिए, हमने क्या बना दिया आपका, ये आइसोलेटेड सिस्टम्स बना दिया, जिसके अंदर आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब बाहर से कोई लेन देन नहीं है। और ये बीच में हमने दो चैम्बर्स बना दिए। ये हमारा क्या है डायथर्मिक वॉल ले लो, ठीक है कि नहीं। क्यों, क्योंकि हमें ये भी तो देखना है कि अब इसको हम चैम्बर ए बोल दे रहे हैं, इसको चैम्बर बी बोल दे रहे हैं, इसको बोल दे रहे हैं, इस वॉल को क्या बोल रहे हैं, डायथर्मिक वॉल, थर्मिक वॉल, ठीक है। तो डायथर्मिक वॉल होते हुए भी क्या होगा, अगर मान लीजिए इस ए चैम्बर में गैस भरा हुआ है, बी चैम्बर में भरा हुआ है, लेकिन क्या है
दोनों का टेम्परेचर सेम है, यानी टी ए यानी टेम्परेचर ऑफ चैम्बर ए की वैल्यू भी अगर हमने क्या बोला है टी है, और टी बी टेम्परेचर बी की वैल्यू भी क्या है टी है, तो ऐसे केस में क्या होगा हमारा टी ए इज इक्वल टू टी बी होगा, और दोनों कितने होंगे टी होंगे, ठीक है कि नहीं। टी लिया है ना मैंने टेम्परेचर दोनों ही चैम्बर का तो अगर टेम्परेचर सेम होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा टी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। तो अगर डेल्टा टी की वैल्यू जीरो हो गई इसका मतलब है कि हीट फ्लो नहीं होगा, और इस सिचुएशन को क्या कहेंगे हम थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट 9 पॉइंट्स थे, कुछ क्या टोटल 9 पॉइंट्स थे। तो हम लोग अब चलते हैं आगे अपने थर्मोडायनेमिक्स को प्रोसीड करते हैं, क्योंकि हम लोग बेसिक टर्म सीख चुके हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके तो आइए हम लोग अब डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डिस्कस करने से पहले हम एक बार डिस्कस कर ले रहे हैं आपसे कि एक्चुअल में वीडियो अभी ही काफ़ी लंबा हो चुका होगा, ठीक है, इतनी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद। तो इसलिए हम क्या करते हैं वीडियो को ध्यान से देखिए, इसमें 3 लॉज हैं, तो वीडियोस को 3 लॉज में सेपरेट करते हैं, ठीक है। 3 लॉज को सेपरेट करने के साथ साथ एक वीडियो और हम बताएंगे जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से टोटल 4 वीडियो हम देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ठीक, तो 4 वीडियो में ही हमारा ये चैप्टर कवर होगा, क्योंकि वैसे नहीं तो अगर हम एक साथ करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और फिर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है कि नहीं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखिए हम थर्मोडायनेमिक्स में लॉज देख रहे हैं, लॉज में देखिए एस लगा है, मतलब एक लॉ नहीं है, है ना। तो कुल कितने लॉ हैं, तो 3 लॉज हैं थर्मोडायनेमिक्स को गवर्न करने के लिए, ठीक है। इस चैप्टर को गवर्न करने के लिए ये चैप्टर गवर्न होगा इन 3 लॉज के बेसिस पे, ठीक है पहला क्या लॉ है जीरोथ लॉ, ठीक है। फिर क्या है हमारा फर्स्ट लॉ, और फिर क्या है हमारा सेकेंड लॉ, ठीक है कि नहीं। तो जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, ठीक है तो अब ये सीक्वेंस कैसे बन गया, एक्चुअल में हुआ क्या था कि सबसे पहले हमारा फर्स्ट लॉ आया था, फिर सेकेंड लॉ आया था, ठीक है। तो उस जब आया था तो उस वक्त केवल हमारे पास 2 ही लॉ थे, बाद में जो है एक और लॉ आया, ठीक है। तो बाद में आने के कारण तो उसको थर्ड लॉ बोलना चाहिए था, पर उसकी जरूरत हमें इन दोनों लॉ से पहले पड़ रही थी। अब इनमें कोई चेंज नहीं करना था तो क्या किया जाए, तो जिसकी जरूरत पहले पड़ रही थी पर आया बाद में था, उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया जीरोथ लॉ बोल दिया, जीरो लॉ से जीरोथ लॉ बनाया, ठीक है कि नहीं। तो ये इसके पीछे की कहानी है स्टोरी है। तो इस कारण से जो है ये भले ही बाद में आया था, पर रिक्वायरमेंट पहले होने के कारण इसको हम लोगों ने जीरोथ लॉ बोला, देन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, ठीक है कि नहीं। तो वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी हम लोग जीरोथ लॉ को डिस्कस करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो एच फॉलर ने दिया था इसको जीरोथ लॉ को एक ठीक है तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम स्टार्ट करते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए पहले ध्यान से देखिए, हमारे पास 2 फिगर हैं, एक है फिगर ए, एक है फिगर बी। फिगर ए में भी हमारे पास 3 चैम्बर हैं, ए बी और सी, और फिगर बी में भी हमारे पास 3 चैम्बर है, ए बी और सी, ठीक है कि नहीं फिगर ए को अगर ध्यान से देखिए तो ये ब्लू कलर से मैंने एक वॉल बनाई है, ठीक है। इस वॉल को हम कंडक्टिंग वॉल बोल रहे हैं, जबकि ए और बी के बीच में जो वॉल है ये जो है क्या है हमारा एडियाबेटिक वॉल है, ठीक है कि नहीं। तो ए भी हमारा सी से कनेक्ट हो रहा है, देखो कंडक्टिंग वॉल से, बी भी हमारा सी से कनेक्ट हो रहा है कंडक्टिंग वॉल से, जबकि ए और बी इंसुलेटेड वॉल से हमारे क्या है डिस्कनेक्ट है, ठीक है कि नहीं। बाद में क्या किया गया फिगर बी में कि इस वॉल को यहाँ पे ए और बी के बीच में लगा दिया गया है, और ए और बी के जो बीच का वॉल था वो यहाँ पे लगा दिया गया है सी के साथ, ठीक है कि नहीं। तो ऐसा कुछ चेंज है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने क्या बताया आपको, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसने दिया है, तो आर एच
फॉलर ने, ठीक है। तो भाई आर एस फॉलर जो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया गया है, ठीक है। तो देखिए क्या है पहले, अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इफ टू बॉडीज या टू सिस्टम्स या टू चैम्बर्स, ठीक है कि नहीं, आप इनको चैम्बर की भाषा में समझे या सिस्टम की भाषा में समझे तो ज्यादा आसानी होगी, पर लिखा बॉडी से समझ में आ रहा होगा आपको। तो इफ टू बॉडीज ए एंड बी, कहने का मतलब इनका ए चैम्बर और बी चैम्बर की बातें कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। इफ टू बॉडीज आर सेपरेटली, ठीक है, अगर दो बॉडीज सेपरेटली, अलग अलग, आपस में इनका कोई संबंध नहीं, ठीक है। इफ टू बॉडीज ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अ थर्ड बॉडी सी, ठीक है कि नहीं। ये जो थर्ड बॉडी है इसके साथ ये अलग अलग सेपरेटली इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम हम लोगों ने इससे पहले देखा था ना लास्ट टॉपिक, जिसमें क्या हो रहा था कि टेम्परेचर दोनों चैम्बर या दोनों बॉडीज के सेम रहते हैं, ठीक है ना। तो अगर ए और बी सेपरेटली थर्ड बॉडी सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, कहाँ देखना है ये चीज हमें, फिगर ए में। इसका मतलब ध्यान से समझिए, मान लीजिए शुरुआत में ये अलग अलग टेम्परेचर पे होंगे, लेकिन ये हमारा कंडक्टिंग वॉल है कि नहीं, तो कंडक्टिंग वॉल होगा तो क्या होगा, इनके और इनके बीच में जहां भी हाई टेम्परेचर होगा, हाई से लो की ओर जो है हीट फ्लो होना चालू होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों क्या होंगे, सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ठीक उसी तरह से बी और सी के बीच में भी कंडक्टिंग वॉल है, ये भी क्या होंगे, हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो जब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, वही स्टेटमेंट यहाँ लिखा है कि अगर दो बॉडीज अलग अलग सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में हो थर्ड बॉडी सी के साथ, तो इसको हम मैथमेटिकली भी देख सकते हैं कि फिगर ए से देखिए कि टी ए जो है टी सी के साथ, यानी टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए और टेम्परेचर ऑफ बॉडी सी, ये क्या है, बराबर है। बराबर होने का मतलब है थर्मल इक्विलिब्रियम में है। उसी तरह टी बी टी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है कि नहीं। अगर ऐसा है तो क्या कह रहे हैं कि इस चीज की गारंटी ले रहे हैं ये लॉ, क्या कि तब ए और बी दोनों जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, किसके साथ, एक दूसरे के साथ। अभी देखो यहाँ सेपरेटली थे ना, ए और बी दोनों अलग अलग सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में थे, और अगर ये अलग अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं इस वाले चैम्बर से, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ये आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अब ये कैसे चेक करें कि ये आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, तो हम क्या करते हैं, इसी का दूसरा फिगर से देखो, इसको समझ रहे हैं, लिखा है ना आगे यहाँ फिगर में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनके बीच में क्या कर देंगे, डायाथर्मिक वॉल लगा देंगे। और अगर डायाथर्मिक वॉल लगाने के बावजूद इसमें से हीट फ्लो इधर से भी इधर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हीट कब नहीं फ्लो होता है, जब दोनों का टेम्परेचर सेम होता है, ठीक है। तो ये देखा गया है और ये पाया गया है कि अगर शुरुआत में ये एक दूसरे से सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो डेफिनेटली ये आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये डेली लाइफ का फिनोमेना समझा रहे हैं कि अगर कोई एक कॉमन चैम्बर हो और दो चैम्बर आपस में सेपरेट हो, ठीक है, तो वो कॉमन चैम्बर के जरिए वो आपस में भी क्या हो जाते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं, ओके। तो इस तरीके से ये है आपका डेफिनीशन, ये मैथमेटिकली आपको समझाया, ये फिगर के हेल्प से समझाया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ, ओके। जय हिंद।